अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पुकार मेरे मुल्क के किसानों की। आज का दिन बड़ा लंबा है क्योंकि आज हमने वाई भी करनी है और बीजी भी करनी है और खाद भी खरीदनी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस सारे के अंदर मेहनत बहुत लगेगी, प्रॉब्लम ये है कि इतनी मेहनत के बाद किसान को मिलेगा क्या। प्रोग्राम पुकार है ये और पुकार है किसान की, और आज के दिन कोशिश ये की है कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, यानी कि जिसके साथ बीत रही है उसकी पुकार आपको मिले। और आज के दिन ये भी कोशिश करेंगे कि ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के अंदर हम भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें कि किसान की ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी, है, और इस हुकूमत ने कितनी आसानियाँ उसके अंदर पैदा की हैं। क्योंकि इश्तिहारात के मुताबिक तो किसान की ज़िंदगी अब ऐसे हो जानी चाहिए जैसे किसान ही इस मुल्क का मालिक है। असल में तो मालिक है क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड है, ज़रई मुल्क है, तो ज़रई मुल्क के अंदर किसान बड़ा ताकतवर होना चाहिए। ताकतवर है कि नहीं है, ज़िंदगी कैसी है, किसान बन के ही पता चलेगा। आए देखते हैं। किसान की पुकार जो सी है, इस पुकार प्रोग्राम के थ्रू आप तक पहुंचाएं। तो पहले हल लगा लें, हल लगाने के बाद हम इसमें बीज लगाएंगे। तो माय फ्रेंड, माय चाचू इज हियर। चाचा जी आयो। इधर हमारी सीट तो एक ही है पर दिल में बहुत सीटें हैं। क्यों चाचा, दिल से बड़ी सीटें है ना। चलिए चलो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चाचा अपना इतने ठेका किन्ने दा है इलाके च, किले दा ठेका इत्थे है जे 60,000 रुपया है। 60,000 रुपए का ठेका? हाँ जी। महीने का या एक फसल का? एक साल का। एक साल का। वो कह रहे हैं कि एक साल का इनको 60,000 रुपया ठेका देना पड़ता है, क्योंकि ये वो जमींदार है जिसकी जमीन अपनी नहीं है। किसान को अगर कुछ बचेगा नहीं तो वो फिर अपनी जमीन बेचेगा हाउसिंग सोसाइटी को और चला जाएगा शहर में मजदूरी करने के लिए। जो आप मजदूर देखते हैं शहरों में मजदूरी करते हैं, मोस्टली वो किसान ही होते हैं, याद रखिएगा। आओ जी। भाई मैंने हल चलाया, हल चलाने के बाद आपने बीजा, जो आपने दाना बीजा उसके बाद उगेगी फसल। ये बड़ा मुकद्दस काम है, खुराक का काम है, बड़ा मुकद्दस काम है। इस सारे प्रोसेस से आज आपको गुजारेंगे, एक नया एक्सपीरियंस है और आपको बड़ा मजा आएगा। और आने वाला खतरा जो अभी टला नहीं है, जिसके बारे में मैंने आपको बताना है, और उसके बाद हमने साहिब इक़्तिदार को बताना है कि जनाब ये खतरा आ रहा है, अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी करें। आए चल के दाना लाइए। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यानी कि पाकिस्तान की जो बेशतर यानी ज़्यादा जो उसका इकोनॉमी का इन्हिसार है वो काश्तकारी के ऊपर है, ज़राअत के ऊपर है। लेकिन अब आज के दिन, यानी कि जिस वक्त मैं खड़ा ये बातें कर रहा हूँ, हम गंदम भी बाहर से मंगवा रहे हैं क्योंकि हमें पूरी नहीं पड़ रही। हम अपने मुल्क में चीनी भी बाहर से मंगवा रहे हैं, दालें तो आती बाहर से थी। हम ये तमाम चीज़ें अगर बाहर से मंगवा रहे हैं, हमारे मुल्क की ज़राअत को क्या हो गया है? या किसान को इतना मौका ही नहीं दिया जा रहा कि किसान वो उगा पाए और अपनी ज़मीन पे काश्तकारी सुकून से कर पाए? ये तमाम सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि बाद दफ़ा ये बात कहते हैं जी कि उसके कहने पे ये कह दिया, उसके कहने पे ये कह दिया। नहीं, खुद करके देखा, आपको दिखाया और बताया। यही आज के शो का मकसद है। और ये फील करें कि किसान की ज़िंदगी जो सी है वो कितनी की मुश्किल है। एक और ख़तरा जो आपके सर पे मंडला रहा है, उस खतरे के बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ रहें। जब तक हम फसलों तक पहुंच रहे हैं, अपने खेत तक पहुंच रहे हैं, जो कि 2 एकड़ पे मुहित है जिस पे हमने आज गंदम लगानी है, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। 2018 की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान जो सा है वो 5वां बड़ा मुल्क है गन्ने की काश्त में और कपास की काश्त में। 2018 की रिसर्च के मुताबिक। अभी 2021 वाली मैं आपको बता दूंगा प्रोग्राम के आखिर में। और पाकिस्तान गंदम में 7वां बड़ा मुल्क है गंदम उगाने में, और पाकिस्तान मकई में 20वां बड़ा मुल्क है जो मकई उगाता है। अब पाकिस्तान अगर 7वां बड़ा मुल्क है गंदम उगाने में, तो बाहर से गंदम क्यों मंगाते हैं? ये क्या फैक्ट्स है, ये क्या रोला है?
मिनिस्टर साहब से पूछना पड़ेगा, पूछेंगे प्रोग्राम के आगे जाके, वो भी पूछेंगे, सबसे बातें करेंगे। आज अगर हम किसान बन गए हैं ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ फिर प्रोग्राम के एंड ते किसान की सारी समझ आ जानी है। लेकिन ये ना हो कि आप अपने किचन में भी YBG शुरू कर दें ऐसा नहीं करना। आ जाए मेरे साथ। आधा दिन गुजरने के बाद, ये सारा कुछ देखने के बाद किसान भाइयों में चल के बैठते हैं और पूछते हैं वो ज़रूरी इनकलाब आया कि नहीं आया, वो किसान कार्ड जो सा है वो कितना एक मुफीद है, उस किसान कार्ड के ऊपर क्या DAP आधे रेट पे मिल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। आए चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? मैं ये हमारे दोस्त हैं, किसान हैं, और मैं अब लोकेशन बताना ज़रूरी है आपको ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस एरिया में क्या हो रहा है। मैं लाहौर शहर में, उसके सबर्ब्स में, वाघा बॉर्डर के करीब एक गांव में मौजूद हूँ। यानी कि आप ये समझ लें कि लाहौर शहर ही है ये, लाहौर शहर की UCBR लाहौर शहर का ये एक रूरल एरिया है जो लेकिन कागज़ों में रूरल नहीं आता, ये अर्बन में आता है। ये जो एरिया है जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं इस गांव के अंदर, तो मेरे दोस्त किसान सारे यहाँ बैठे हुए हैं। ज़रूरी इनकलाब की बात हो रही है। क्या देखो पढ़ के सुनावा की लिखा है उत्ते यार। अच्छा जी चाचा जी, अखबार सामभ के रखा था? मैं ना बल्ले ओहो अच्छा अच्छा अच्छा। यानी ये वो 3 साल की कारकर्दगी पे छपने वाला ज़मीमा था 40 सफ़ों का, जो मेरे ख्याल से सिर्फ 2 अखबारों में ही छपा था। चाचा पढ़ के सुनावा? पढ़ के सुनाना। वो कहते ने कि ई क्रेडिट स्कीम के तहत 45 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे दिते ने। सानू तो भाई जी दसो। सानू तो जी कोई पता नहीं है भाई तानू सलीम जी? सानू कोई मिलिया ही नहीं। चले जी, ये कर्जों की बात हो रही। दूसरा कहते ने जी कि बंजर जमीनों की बहाली के लिए किसानों को 3 अरब रुपए की इजाफी आमदन दी सी। नहीं ਇੱਥੇ कोई जमीन बंजर हैगी साडी लाहौर दे कोल? साडी इतने बंजर जमीन को नहीं। कोई नहीं। दूसरा कहता है जी फसलात के बीमा के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को 1 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम बतौर प्रीमियम अदा की गई। 1 अरब 50 करोड़ प्रीमियम देता। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਰਬ 50 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਓ, ਖਰਾਬ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ? ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦਾ? ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं? ना ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। भाइयों ने एडा बड़ा अखबार छापता। अच्छा जी, किसान कार्ड के इजरा से सब्सिडी की रकम की बराह रास्त काश्तकारों के अकाउंट में मुंतकली का तारीखी इकदाम है। सब्सिडी कहते ने रकम का ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਸਰ ਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿ 7-8000 ਦਾ DAP ਦਾ ਤੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1000 ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ DAP ਦੇ ਤੋੜੇ ਮਗਰ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ DAP ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 32000 ਰੁਪਇਆ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ 4000 ਰੁਪਇਆ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 4000 ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਸੀ 3400 ਦੀ ਬੋਰੀ, अच्छा ਕਰਕੇ 8000 ਦੀ ਤੇ 1000 ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? नहीं, यानी कि किसान कार्ड के ऊपर जो DAP की बोरी है वो 8200 की नहीं होगी, वो 7000 की हो जाएगी। 7000 यानी कि 7200 की हो जाएगी। 1000 रुपया किसान कार्ड पे कम मिल रहा है। ये वो बोरी है जो आपको 6 महीने पहले 4000 की मिल रही थी। उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये आपको 3200 की मिल रही थी। यानी कि ये बोरी इस 6 महीने के अंदर ही ये बोरी डबल क्रॉस कर गई है और उस पर सब्सिडी मिल रही है 1000 रुपए की। यानी कि 2 किले के ऊपर, 2 एकड़ के ऊपर, यानी कि 16 कनाल के ऊपर मुझे ये 4 बोरियां लगानी है जो बगैर किसान कार्ड के 32000 की और किसान कार्ड के साथ 28000 रुपए की पड़ेंगी। एनजी है जी? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा जी, अगली ऐसा मतलब ਅਸੀਂ किसान कार्ड भी नहीं बनाया? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏ क्यों नहीं बनाया? ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ 2-3 ਦਫਾ, ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਕੱਲ ਆਉਣਾ, ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾੜੀ ਗਏ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖਿਦਮਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੰਜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। अच्छा ਐਵੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਮੁਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਟਰਕਾ ਟਰੂ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਚਾਚਾ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਕ, ਕਦੀ 2, कभी कभी पाँच। चाचा की फोटो अगर आप देखें उन तमाम इश्तिहारात के अंदर तो चाचे को कुछ नहीं पता कि फोटो क्यों उतर रही थी है? हाँ, ये या नहीं- पता होता है कि फोटो क्यों लग रही है? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਐਨ ਤੌਰ ਪਰ, ਕਦੀ ਐਨ ਕਦੀ ਬਹਿ ਗਏ। कि फोटो ला ली। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। वाह जी वाह। अगली सुनो, अगले कहते ने कि पंजाब की तारीख में पहली बार
ज़राई पॉलिसी की मंजूरी और अमल दरामद। रमजान और मुबारक में एग्रीकल्चरल फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए 5.5 अरब रुपए की सब्सिडी। रमजान च कोई बाजार लगा सी किथे? ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜ਼ੁਲਮ। फिर की बनया उत्थे? किन्ने दा घट, किन्ना सौदा घट होया? ਮਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਂ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੋਈ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲੀ। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर एक चीज 35 रुपए की थी वो आपने 80 रुपए की कर दी और 80 रुपए की करने के बाद उस पर 5 रुपए सब्सिडी दे दी, तो ये तो चाचा ये तो गोलमाल हो गया सारा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਮਾਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਵੀਗਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਚੂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਈ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਬੀਜੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੰਦਮ ਲਾ ਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। 2 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਵਾਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਬੀਜ ਕੇ ਵਫਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਜ 2 DAP ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ 4 ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਚੌਕ 32,000 ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ 8,000 ਦੇ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, 28,000 ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ। 4,000 ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਫੜਾਓ ਜਰਾ ਮਾਈਕ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਿੱਤਾ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿੱਤਾ ਨੇ 8200 ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 9100 ਦਾ ਜਲੋ ਮੋੜ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ DAP। ਹਾਂਜੀ ਬਲੈਕ ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਟਾਕ ਕਿਤੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 2400 ਹਿਸਾਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਤਾਬ? ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈਏ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਇੱਕ- ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ 1800 ਵਾਲਾ 2400 ਦਾ ਤੂੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਯੂਰੀਆ ਹੁਣ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ DAP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੇ ਖਰਚਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚੋਲਾ, ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਪਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਠੇਕਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਓ 2 ਏਕੜਾਂ ਦਾ ਛਮਾਈ ਦਾ ਗੰਦਮ ਤੇ ਦਾ। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਲੱਖ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਖਰਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ? ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਦੁੰਬੀ ਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇ, ਤੇਲੇ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇ, ਸੁੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇ, ਇਹ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 10,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਯਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ 2 ਏਕੜਾਂ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਟਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਉਹਦੀ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ 40,000 ਉਹ ਖਰਚੇ, 10,000 ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ, 50,000 ਤੇ 50,000 ਠੇਕਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਟਾਈ, ਕਟਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ? ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ 4,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਟਾਈ। ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਟਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੋਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ 6 ਮਣ ਦਾਣੇ ਲੈ ਉਹ 6 ਮਣ ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1 ਏਕੜ ਦੇ 6 ਮਣ ਦਾਣੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ। 20,000 ਰੁਪਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ 12 ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਏਕੜਾਂ ਦਾ, 12 ਤੋਂ 24,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਜੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਟਾਈਏ। 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਏਕੜ ਦਾ। 1,30,000 ਰੁਪਏ 35 ਖਰਚਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ 1,30,000-35,000 2 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਲਿਜਾਣੀ ਮੀ ਗੰਦਾ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੇਚ ਵੂਚ ਕੇ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਖਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। वो कह रहे हैं कि हम उधार पे आ चुके हुए हैं, उधार खादे ले रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। ठेका ले उन्होंने रहे कहा हैं। गंदम ਦੀ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 3 ਸਾਲਾ ਕਾਰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1800 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ 1800 ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੇ 1800 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮ ਵੇਚਣ ਦੇ, ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1700 ਦੇ ਵੇਚੋ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ 2500 ਦੇ ਤੋੜਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਯੂਰੀਏ ਦਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ DAP ਨੂੰ 6000 ਦਾ ਜਾਂ 5000 ਦਾ ਵੇਚੋ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ 8000 ਦਾ ਵੇਚਣਾ, हड़ताल कर देंगे ये कर देंगे। यानी कि कानून की गिरफ्त नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ब्लैक में चीजें मिल रही हैं। अब हम अगर कैमरा लेके जाएंगे वहां पर तो मुझे यकीन है कि हमें कंट्रोल रेट पे ही देगा, लेकिन हम अगर उसके पास कैमरे के बगैर जाएंगे या ये लोग जाएंगे, वो उनको अपनी मर्जी कीमत देगा। लैनी है तो लवो, नहीं लैनी तो मेरा वीर ਯਾਰ ਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 40 सफ़ों का ज़मीमा छापा हुआ है जी, और 40 सफ़ों की कारकर्दगी आपके सामने है। ये तमाम सवालात जो इसमें लिखे हुए हैं ये सवाल ही हैं, ये जो पॉइंट्स हैं जो इसमें लिखे हुए हैं हमने,
ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इनसे पूछे हैं, इनको क्या उसमें मिला है वो मेरे ख्याल से आपके सामने है। सलीम साहब जो उनसे हैं, इमरान खान साहब के बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे प्यार करते हैं, क्यों जी कर दो प्यार? बहुत ज्यादा प्यार कर अच्छा, तो ज्यादा प्यार कर दो तो ज्यादा प्यार ना कोई प्यार दा मिले है? ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮਾਫੀਆ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ नहीं गया। ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ हमारा प्यार जो उनसे थोड़ा कमजोर पड़ गया, माफिया सांभा नहीं जा रहा, तो माफिया धड़ाधड़ काम कर रहा है। और जो खतरनाक चीज है जो आपके सोचने समझने वाली है कि जनाब इस माफिया की वजह से इस मुल्क में गंदम की पैदावार इफेक्ट हो सकती है और ये ज़रई मुल्क गंदम की पैदावार में और नीचे गिर सकता है, और अगर नीचे गिर गया तो किल्लत हो सकती है गंदम की और फिर बाहर से मंगवानी पड़ सकती है। और शहर में बैठे हुए लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, जिनका लगता है कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जनाब रोटी बड़ी महंगी हो जानी है, अमीर आदमी तो खा लेगा, गरीब आदमी फिर ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਏਗਾ। हाँ जी भाई जी, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਬਲੈਕ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਘੱਟ जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो खादें महंगी होने की वजह से कईयों ने तो खादें डाली नहीं, इस तरह पैदावार पे बड़ा बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, और अगर पैदावार पे इफेक्ट पड़ेगा तो आगे आने वाली फसल वो क्या होगी, ये सवाल का जवाब आप खुद तलाश करें। अभी ट्रैक्टर का डीजल तो आपने देख ही लिया कि अगर वो हम एकड़ में उसको चलाएं तो कम से कम 5 से 6 लीटर डीजल लगता है, और अगर 2 एकड़ में हो तो 12 लीटर तक चला जाता है। अभी हम आए हैं यहाँ पर, ये ट्यूबवेल है एक जो टरबाइन लगी हुई है यहाँ पर, ये बिजली से चलता है। गांव का असली मजा ट्यूबवेल में है ना? ये गांव में आप आए, ट्यूबवेल में नहाए, ठंडा पानी ये शहर में आपको बड़ा कम मिलता है, लेकिन ये फसलों को लगाने के लिए पानी है, और ये पानी ज़मीन से निकल रहा है, और ये बड़ा कीमती है क्योंकि लाहौर शहर के अंदर ये पानी बहुत कीमती है। पानी लगा के हम तो जा रहे थे बैठक में बैठने के लिए, लेकिन सलीम भाई ने मुझे एक और बड़ी अजीब सी बात बताई है, मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करें। की कह रहे हो की बनया ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰਬਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਟਰਬਾਈਨ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਈ ਆ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿੱਲ ਘਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟਰਬਾਈਨ ਬੰਦ ਹੈ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਟਰਬਾਈਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ वो कह रहे हैं कि टरबाइन जो सी है वो बंद है, उसके बावजूद 35-40 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, तो पूछिया नहीं क्यों आंदा? ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਟੈਕਸ ਟੂਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਹ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਘਲਾ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ 2 ਲੱਖ ਘਲਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਪਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ। जो शहरों में बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि भाई खून जितना चूसना चूस लो। हाँ, गरीब किसान है बेचारा, वो कह रहा है कि भाईजान अगर मेरा ये मीटर सड़ जाए ना, अगर इसको कोई तकलीफ हो जाए या नुकसान हो जाए, या मीटर जो है वो काम करना छोड़ दे, मेल फंक्शन हो जाए, तो ये मीटर ये जगह शिकायत लगाने जाते हैं ना, तो वो चेंज नहीं करते, वो पर्चा कराते हैं, इसको सील करते हैं, और नया लगाने में भी टाइम लेते हैं, और जब बिल डालते हैं 50,000 रुपया लेते हैं, और जब बिल डालना होता है तो इस पे बिल डालते हैं वो इनके ऊपर लाख 1.5 लाख रुपया के जी इतना चोरी चल गया, इतना चल गया। वो उनके बहुत सारे तरीके होते हैं करने के। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये तमाम महकमे किसान को, ज़राअत को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। आओ चलिए सलीम जी उत्ते चल के गल्लां करने हैं, आ जाओ जी। अपने दिन की तमाम रूटीन के अंदर अपने रब को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अल्टीमेट मदद है, जो अल्टीमेट आपकी हेल्प है, वो अल्लाह ताला ही कर सकता है, अल्लाह ताला की ज़ात ही कर सकती है। तो तमाम साहिब इक़्तिदार और तमाम हुकूमत में बैठे लोगों को चीखो पुकार करने की बजाय एक पुकार अपने रब के हजूर भी कर लेनी चाहिए, मेरा मानना है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं लाहौर से और जा रहे हैं कबीर वाले। आए चल के आपको मुलाकात करवाते हैं जो हमारे वज़ीर हैं सूबाई ज़राअत के, हुसैन जानिया गर्दई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज सारा दिन हम बने रहे हैं किसान और YBG करते रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि किसान की पुकार जो उनसी है वो पहुँचानी है साहिब इक़्तिदार तक, जो वहाँ बैठे हैं ये पॉलिसीज़ बनाने के लिए। तो वो जानने के लिए हम जा रहे हैं पंजाब के
जो वजीर हैं ज़राअत के हुसैन जहानिया गर्देजी के पास, कबीर वाले। तो आए कबीर वाले लेके चलते हैं आपको। इस वक्त अभी अजानें नहीं हुई फजर की और हम यहाँ से निकल रहे हैं लाहौर से और जा रहे हैं कबीर वाले, और अर्ली मॉर्निंग यानी कि 8 बजे उनका इंटरव्यू करेंगे और उनसे वो सारे सवाल पूछेंगे जो हमारे किसान भाइयों ने पूछे हैं। आ जाए। आए चल के आपको मुलाकात करवाते हैं जो हमारे वज़ीर हैं सूबाई ज़राअत के हुसैन जहानिया गर्देजी साहब। उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किसान की ज़िंदगी कितनी एक बेहतर हो सकी। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं सर? आप ठीक ठाक है? सर घोड़े लगता है आपको बड़ा पहचानते हैं। जी बस ये तो रोटी खिला रहे हैं आप इनको? जी ये तो इनके लिए ऐसे ही है ना, जैसे आप आइसक्रीम खा लें या कोई फ्रूट खा लें। अच्छा, ये प्यार से है? प्यार से, यानी कि ये आप इनको चीजी खिला रहे हैं? हाँ जी, यही समझे। बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं अभी जब आ रहा था रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि बिल्कुल ठीक मिली है आपको, क्योंकि आप ज़राअत को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं और यहाँ रास्ते में शेड भी हैं गंदम के, मैंने देखे। शुरू में फीड्स वाले भी देखे कबीर वाला में आते हुए। ये गंदम का जो सेंटर आपने देखा ना, हाँ। ये जब मैं फूड मिनिस्टर था उस वक्त बनवाया था यहाँ पे। अच्छा, और ये गंदम यहाँ पर जो सेव उसको स्टोर करते हैं आप? स्टोर। तो सर ये जो गंदम ओपन पड़ी होती है ये ठीक रहती है, इसमें मॉइस्ट नहीं आ जाता? जी ये जो है ना, इसको अब तो पॉलीथीन बैग से कवर करते हैं। अच्छा, लेकिन ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। किसान आपको लगता है खुश है? जी अल्लाह की मेहरबानी से इस वक्त किसानों का जो रिटर्न है, हाँ, वो पहले से बेहतर है। अच्छा, लेकिन आप इसकी वजह है कि अब आप देखें ना, ठेकों के रेट बढ़ गए हैं, ज़मीनों के ठेकों के रेट बढ़ गए हैं। आपके यहाँ पर इलाके कबीर वाले में कितने का ठेका है? कबीर वाले में वेरी करता है। अच्छा, फ्रॉम 50 to 70 50 to 70,000 पर एकड़? पर एकड़। यानी कि अगर मैं 2 एकड़ दूं आपसे तो मुझे वो पड़ेगा 1 लाख सा 1.5 लाख का, 1 लाख या 20,000? डिफरेंट होता है ना, डिपेंड करता है कि वो कितना डेवलप्ड है। आजकल गंदम का सीजन चल रहा है जी, गंदम लगी भी हुई है। जी जी। गंदम की जो कॉस्ट आ रही है वो जो लगाने की कॉस्ट आ रही है, जैसे आपने कहा कि चलें पहले ठेके पे आ गए, ठेके पे इतना रेट देना पड़ रहा है, फिर डीएपी के रेट के ऊपर पीछे बहुत ज़्यादा खबरें भी आ रही थी। जी अनफॉर्चुनेटली ये इंटरनेशनली एक कोविड क्राइसिस जो आए हैं, उससे एक इन्फ्लेशन का एक तूफान आया है। और हम तो खुशकिस्मत लोगों में से हैं, हमारे मुल्क में तो उस तरह कोविड का इफेक्ट नहीं आया। लेकिन गर्देजी साहब ये आप जिस तरह कह रहे हैं खुशकिस्मत, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, मैं किसानों से बात की है, मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि मैं भी फसल उगा सकूँ, देख सकूँ। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये खुशकिस्मती नहीं है। 8,000 रुपये की बोरी और आपके कार्ड के ऊपर वो 7,000 में मिले, 1,000 रुपये लेस हो, तो बड़ा मुश्किल है। जो 6 महीने पहले 4,000 की थी, या उससे कुछ में 1 साल पीछे चले जाएँ तो वो 2,500 या 3,000 की थी, तो बड़ा मुश्किल है ये। साल पहले तो डीएपी आती है, इम्पोर्ट होती है। जी ठीक है। 1 साल पहले 1 टन डीएपी की जो है वो $350 की थी। हाँ, और आज वो $950 पे पहुंची है। तो हम रिलीफ क्या दे सकेंगे किसान को? लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं इससे किसान डीएपी अगर नहीं डालेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी गंदम की और हमें नुकसान हो सकता है? डेफिनेटली डीएपी अगर नहीं डालेगा तो उससे ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा। जी ठीक है। ये मैं किसान का सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने उनसे पूछा कि मैं मिनिस्टर साहब के पास जा रहा हूँ तो मैं क्या पूछूं? उन्होंने कहा उनसे पूछें कि ये डीएपी की वजह से जो हमें नुकसान हो रहा है और हम गंदम उगा नहीं पाएंगे, तो ये तो आगे जाके फिर बहरान की सूरत इख्तियार ना कर जाए, परेशानी क्रिएट ना हो जाए। आपको नहीं लगता कि ये अगर दूरअंदेशी से देखा जाए तो ये परेशान कौन हो सकता? देखिए, जब डीएपी ± 3,000 रुपीज़ थी, जी ठीक है, तो उस वक्त गंदम की प्राइस थी कोई 1,300 रुपये। जी ठीक है। अब आप 1,800 दे रहे हैं। और पिछले साल डीएपी कुछ महंगी हुई थी तो 1,800 कर रहे थे। जी ठीक है। और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में आप कोशिश करेंगे कि किसान को इसकी कीमत ज़्यादा बेहतर मिले, ताकि वो जो डीएपी की एडिशनल कॉस्ट वो पे कर रहा है वो ऑफसेट हो जाए।
अच्छा सर, मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि कॉस्ट नहीं बचती एक, वैसे ऐसे में मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, मैंने ठेके पे ली हुई है, मैं किसान हूँ, ज़रा ही मुल्क है ना सर, जी। हमारा ज़्यादातर कंजम्पशन जो सी है, जो स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स की कंजम्पशन है, वो भी ज़राअत में मोस्टली होती है, लोग ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं, तो वो बड़े परेशान होते हैं कि यार हम इसमें पैसे नहीं कमा पा रहे, कुछ बना नहीं पा रहे। आपने कहा 1800 रुपये हमने रेट कर दिया गंदम का पर पिछले मन का, साल। पिछले साल किया आपने किया सर, लेकिन आप आज तक आड़ती को ख़त्म नहीं कर पाए, जो मिडल मैन है उसको ख़त्म नहीं कर पाए, जो किसान पे कॉस्ट जाती है वो आज भी उसके नुकसान में है। इसके लिए क्या किया आपने? पहली बात तो ये है कि आड़ती का जो रोल है ना, जी, उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको मिनिमाइज कर सकते। अच्छा, आपसे पहले नुमान लंगड़ियाल साहब थे, उन्होंने कहा मैं ख़त्म कर दूंगा इसको। नहीं, ख़त्म करना तो मुमकिन नहीं है ना। अच्छा, ख़त्म वो मिनिमाइज होगा, एलिमिनेट नहीं होगा। एलिमिनेट क्यों नहीं हो सकता सर? वो उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। वो क्या? एक तो हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर है उसमें वो डीपली इंट्रेंस्ड है। ठीक है, दूसरा फैक्टर ये है कि वो एक नॉन फॉर्मल आपका मनी लेंडर है, ठीक है, जो जब किसान को किसी काम के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इमरजेंसी में जब भी पैसे दरकार होते हैं, हाँ, तो वो एक मनी लेंडर के तौर पे किसान को एडवांस कर देता है, कहता है फसल आएगी मैं ले लूँगा। ठीक वो है, उसमें ये फ़ायदा आड़ती का होता है, वो अपनी मर्जी का फिर रेट चार्ज करता है, अपनी मर्जी की उसको प्राइस लगा के देता है। तो आपकी पॉलिसी से लैंडलॉर्ड जो सा है वो फलता फूलता नजर आ रहा है, किसान फलता फूलता नजर नहीं आ रहा। खैर ये भी एक डिबेटेबल इशू है, लैंडलॉर्ड कौन सा मतलब मैं आपको एक और यहाँ पे सवाल देता हूँ। हाँ, आपको मैं बीसीओ इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे दिखा सकता हूँ जिनकी एक फैक्ट्री थी और 15, 20 या 30 साल बाद उनकी 4 फैक्ट्री। लैंडलॉर्ड पंजाब में कम से कम कोई ऐसा नहीं दिखा सकेंगे जिसके 5 मुरब्बे थे और उसने 10 कर लिए, उसने कम कर ली है। ये जो लैंड जो सा एग्रीकल्चरल लैंड है पंजाब के अंदर, वो जो हाउसिंग सोसाइटी में चेंज होता जा रहा है, आप उसको बचा रहे हैं? एग्रीकल्चर लैंड को प्रोटेक्शन हासिल है बहुत से ममालिक में, हमारे तो नहीं है यहाँ। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कोई कानून होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये तो ज्यादती है। आप मिनिस्टर हैं इसके एग्रीकल्चर की, मैं तो आप प्रपोज करता लड़ाई कर लें उनसे। मैं एक कोशिश करता हूँ और इसकी एडवोकेसी करता रहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई कानून होना चाहिए। कमजोरी फील करते हैं आप इसमें, मतलब कि? कमजोरी नहीं, ये जमहूरियत में तो एक यूनानिमस डिसीजन होता है ना। देखिए सर, आप ताकतवर मिनिस्टर नहीं है क्या? नहीं, मिनिस्टर ताकतवर होना या इफेक्टिव होना और बात है। हाँ, फिर अल्टीमेटली फैसले तो मेजॉरिटी की बुनियाद पे होते हैं ना। ठीक है। सीएम साहब जो से हैं वो ज़राअत पसंद हैं कि मतलब उनको लगता है कि मौजूदा सीएम साहब और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में तो मैं हाँ, वो जो दरख्त लगाना पसंद करते हैं, लेकिन किसान बड़े बुरे हाल में है ना सर। वो बहुत ज़्यादा ज़राअत पसंद है। हाँ, ये भी है। किसान खुश क्यों नहीं होता आपसे? किसान पहले से तो खुशहाल है। और नहीं खुशहाल नहीं। देखें, एक रिटोरिक की बात और है। अच्छा, लेकिन नहीं रिटोरिक मतलब, मैं तो ये आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल कुछ हासिल नहीं आया। वैसे एवोकाडो सब्जी है या फ्रूट है? एवोकाडो फ्रूट में ही गिना जाता है। वो वजीर आज़म ने कहा था सब्जी है। एवोकाडो सारी सब्जियों का बादशाह समझा जाता है। उन्होंने कहा वेजिटेबल है। वैसे मैं देख रहा हूँ सर, आपको खुद भी ज़राअत से, खेती बाड़ी से बड़ी दिलचस्पी है। जी, जाहिर है मेरा ब्रेड एंड बटर खेती बाड़ी है। मेरे एक किसान के घर पैदा हुआ, ज़राअत पढ़ी और ज़राअत से ही अपनी रोज़ी कमाई। तो चलें फिर मुझे ऑनेस्टली बताएं अपने दिल पे हाथ रख के कि आपको फ़ायदा हो रहा है अब ज़राअत में से? जी, खेती बाड़ी से फ़ायदा हो रहा है? जी, फ़ायदा सर हो आप रहा है। मिनिस्टर है ना सर, इस तरह ना करें आप। मैं ज़िंदगी में सर्वाइव कर रहा हूँ या इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो किसी ज़राअत से ही खेती बाड़ी से कर रहे हैं। मेरा तो और कोई ज़रिया माश नहीं है ज़राअत के अलावा। अच्छा सर, आपने इश्तिहार में लिखा हुआ था कि हमने बहुत सारी बंजर ज़मीन जो सी है वो उसको ज़रखेज़ किया है, वो कैसे किया आपने? 2-3 तरीके हैं ना उसमें। कुछ तो हमने बुलडोज़र्स वगैरह लगा के लेवल करके फार्मर्स को, और वो बुलडोज़र जो है हम सब्सिडाइज्ड रेट पे काश्तकार को। बिल्कुल ठीक है। दूसरा
हमारे यहाँ कुछ सैलिनिटी का इश्यूज हैं, अच्छा उनको हमने ठीक किया है, ठीक है ताकि वो ज़मीनें जो हैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएं। ठीक है। कुछ शरारती लोग कहते हैं कि सारी बुजदार साहब के एरिया में हुई हैं। देखें, सारी पंजाब में हुई है, मैं तो यही कहूँ। अच्छा ठीक है, ये इसको कंफर्म करेंगे कि बुजदार साहब के इलाके में ज्यादा हुई हैं? ये अब मेरे पास इस वक्त एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि किस इलाके में कितनी, लेकिन ऐसा ये शरारती लोगों की बात ठीक है। लेकिन ये भी है ना, ये एक बात और भी है ना, अच्छा जहाँ खराब होंगी वहीं ठीक होंगी ना। साउथ में इंटरेस्ट ज्यादा है इस हुकूमत का? जी, साउथ से एक तो इस हुकूमत को वोट भी ज्यादा मिला है, हाँ। नंबर एक। नंबर दो, हमारी एक आईनी रिक्वायरमेंट है जो किसी हुकूमत ने पूरी नहीं की, कि अंडर डेवलप्ड एरियाज को डेवलप्ड एरियाज के बराबर लाना। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन सर ये इस तरह करने के चक्कर में आपको ऐसा लगता नहीं कि हम निगलेक्ट कर रहे हैं, नॉर्थ को निगलेक्ट करते जा रहे हैं? आप देखें, नॉर्थ में हम ऑलिव्स को कितना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ऑलिव्स के लिए कितना काम कर रहे हैं। ऑलिव्स, और वैसे एवोकाडो सब्जी है या फ्रूट है? एवोकाडो फ्रूट में ही गिना जाता है। वो वजीर आज़म ने कहा था सब्जी है। एवोकाडो सारी सब्जियों का बादशाह समझा जाता है। उन्होंने कहा वेजिटेबल है। कई चीजें ऐसी है ना, उन्होंने कहा कई चीजें ऐसी है ना, आप जैसे तरबूज है, मैं इसलिए पूछूं, मैं एग्रीकल्चर से कम हूं ना, आप हैं ज़राअत से। मैं उसी की मिसाल दे रहा हूँ ना आपको। तरबूज है, हाँ, तरबूज को आप क्या कहेंगे? सब्जी? सब्जी है ना। नहीं नहीं, तरबूज तो फ्रूट है ना। आमतौर पे फ्रूट ही कहा जाता है ना। हाँ, तरबूज सब्जी है। सब्जी है। इसी तरह मेलन जो है, वो भी जितने सब्जी? खरबूजे हैं, ये जितनी किस्में हैं। सर ये तो आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, देखने वालों को भी। मतलब कि सब्जी और वेजिटेबल और फ्रूट में क्या फर्क है? वेजिटेबल आप उसको नहीं कहते कि जिसको वो पका के खाएं। पका के खाएं। हाँ, वेजिटेबल आप वैसे अनकुक्ड भी तो खाते हैं ना, जैसे खीरा है, गाजरें। गाजरें। चल, गाजर तो फिर पकाई भी जाती है, हाँ, खीरा तो नहीं पकाया जाता ना, और वेजिटेबल है। लेकिन इट्स अ वेजिटेबल। इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि जो एवोकाडो है वो सब्जी है। हाँ, उसको आप सब्जी कहना लेकिन पहले आपने फ्रूट कहा था। आप फ्रूट भी कह सकते हैं, सब्जी भी कह सकते हैं। चले, एवोकाडो जो है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो आज से वेजिटेबल ही है। आज से हम कह देते हैं कि आज से एवोकाडो को आप सब्जी लिखा और पढ़ा जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया। व्हाटएवर यू फील लाइक, ठीक है। ये तो इसमें कोई पाबंदी। चले, अब आप एवोकाडो उगा रहे हैं यहाँ? एवोकाडो की यहाँ पे तो नहीं उगा रहे, बनीगाला में उग रहा है। लेकिन वो नॉर्थ में उस पे एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं। हाँ, बनीगाला में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं उगाया। और इस साल हमने एक एवोकाडो की वैरायटी जो है उसको बाकायदा पंजाब में ऑलिव्स भी आप ऑलिव रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। ऑलिव का तो रेवोल्यूशन तकरीबन इट्स ऑन। अब तो ऑलिव के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ऑलिव की चटनियाँ बन रही हैं, ऑलिव के जैम बन रहे हैं। लेकिन सर ये सारा कुछ करने के बावजूद ये आपका जो गरीब किसान है ये फिर भी नाराज रहता है, आपसे खुश क्यों नहीं होता? खुश है तो ऑलिव से भी उसको लग रहा है कि ऑलिव में भी कुछ और लोग आ गए हैं, ऑलिव में भी फायदा जो उनसे एक सर्टन कंपनीज को, सर्टन लोगों को हो रहा है। बाकी जो आम ग्रोअर है, जो आम किसान है, वो परेशान का परेशान फिर रहा है, उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि उसने करना क्या है। आपके पास शिकायत लेके आते हैं? ये मैं रास्ते में देख रहा था, आपको लोग सलाम भी कर रहे थे। ये सारे किसान जो उनसे हैं, ये आपके पास शिकायत लाते हैं? आते रहते हैं। वो क्या शिकायत लाते हैं आपके पास? तो डिस्कस करते हैं ना, डीएपी की शिकायत करते हैं, डीएपी की, बिजली के बिल की, बिल की, पेट्रोल की, बिल की सबसे ज्यादा होती है ना। हाँ जी, क्योंकि वापदा हमारा जो महकमा है वो काफी जोरदार महकमा है। सर मुझे एक किसान ने पता क्या कहा, मैं वो उसकी शिकायत उठा दूं। वो कहता है कि मेरा मीटर लगा हुआ वो जल गया, क्योंकि वो उसके साथ लगा होता है ना, उसके क्या कहते हैं खंबे के साथ। उसने कहा जल गया, मैंने जाके बताया कि ये जल गया, उन्होंने पर्चा कर दिया। और पर्चा करने के बाद वो किसान को कहा कि अब 1.5 लाख रुपए तेरे ऊपर डालेंगे, उसके बाद तेरा मीटर लगाएंगे। सर किसान तो बेचारा फारग हो जाएगा इस तरह। ये आपकी बात जो है ना, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। अपना डिपार्टमेंट से हमें भी शिकायतें रहती हैं। सर तो आप कहते क्यों नहीं है इनको? वो फेडरल गवर्नमेंट को हम कहते रहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट जितना आपके पीछे हमने सर नमाज नीति भी है किसानों ने, क्योंकि आप जो कहेंगे, आप हमारे इमाम हैं, हम आपके पीछे चलेंगे। लेकिन हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि ज़रा इनको समझाएं सर कि ये तो मसले बड़े ख़राब हो जाएंगे इस तरह अगर ऐसी रहा तो। आप देखें ना, काफ़ी सारे काम हैं जो इस दफ़ा हमने हाँ, ये बता दें कि आपने किया क्या है। ये जैसे किसान कार्ड है,
किसान कार्ड है। वो किसान कहते हैं सिर्फ चहितों को दे रहे हैं आप, जो आपको वोट डालता है उसको आप दे देते हैं। ऐसे कहा उसने। इस तरह सिनिकल रिमार्क तो कोई भी दे सकता है ना। हाँ। वो ऐसी बात नहीं है। किसान कार्ड जो है कोई भी फार्मर जो है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, वो हासिल कर सकता है। उसका फायदा क्या है उसको? किसान कार्ड जो है इसका मेन फायदा ये है कि हम जो फैसिलिटी किसान को देना चाहते हैं वो डिजिटली उसको ट्रांसफ़र होगी, उसके दरमियान किसी आदमी का इंटरेक्शन नहीं होगा और वो डिजिटली किसान को मिलेगी। लेकिन सर 1000 रुपए की बचत, सिर्फ 1000 रुपए की बचत और कार्ड के लिए ख्वारी, किसान को ईज देने की बजाय। कार्ड जो है ना, पहले ख्वारी थी ना, पहले हर दफा किसान को जब लोन लेना, मेरे पास विजुअल्स आए, किसानों ने भेजे, वो दोस्त मेरे, आपको हम किसान को काम कर रहे थे, हमने उन लोगों से कहा क्या बताएं, वो लाइन लगी हुई है जो सीड कारपोरेशन के बाहर, वो जहाँ पर वो क्या कहते हैं मिल रही है, डीएपी मिल रही है, किसान बेचारे सुबह से आके खड़े हुए हैं और उनको कार्ड के ऊपर 1000 रुपये सब्सिडी मिल रही है। लेकिन आपने महंगाई बड़ी कर दी है। देखिए महंगाई हमने नहीं की, जो यूरिया खाद है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसकी कीमत आज भी वही है जो पिछले साल थी या उससे पिछले साल, ठीक है, उसमें हमने कोई इजाफा नहीं, वो भी ज्यादा हुई है सर, गवर्नमेंट नहीं, ज्यादा नहीं, 2500 का हो गया ना यूरिया? नहीं 2500 की बैग, किसी ने ब्लैक में 2500 का बेचा हो तो और तो कितने का मिल रहा है सर? ये इसका जो ऑफिशियल रेट है वो वही है 1750 रुपये, 1800 रुपया जी, 18 कह लें, 1750 रुपये। लेकिन अब मिलता नहीं है सर, वो 2500-3000 हजार में मिलता है यूरिया, मिल रहा है 2600, 2500, 2600। अच्छा, चूंकि ये ब्लैक वालों को कैसे पकड़े? इशू ये होता है कि ये जो सीजन है ना, ये दिसंबर, हमारा पूरे पंजाब में यूरिया खाद की सबसे ज़्यादा डिमांड ये दिसंबर में, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है गंदम में, ठीक है। अच्छा, जब हमारे डीलर्स हैं वो देखते हैं कि इस वक्त डिमांड पीक पे जानी है, वो आ नहीं रहा, वो मैनिपुलेट करके अपना प्रॉफिट बनाते, वो कहते आ नहीं रहा, जो पकड़े उनको, हम पकड़ते हैं। हमने कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 500-600 हाँ जी पर्चे दिए हैं। जो मैं आपके इश्तिहार में पढ़ रहा था पिछले साल में, वो आपने तकरीबन 2,500 से ज़्यादा पर्चे दिए हैं। सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दिए, सारे आपको पता भी हैं। आपको पता है बिजली का प्रॉब्लम वापडा तंग कर रहा है, आपने एडमिट किया है, आपने कहा कि महंगाई हुई है, DAP जो सा है वो महंगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, डीजल की कीमत भी बढ़ती जा रही है, किसान जो सा है सर वो आपको ये भी पता है कि वो दबता जा रहा है। सर क्या रिलीफ देंगे उसको सर इस सारी सिनेरियो के अंदर? क्या रिलीफ, अब क्या मिलेगा उसको? प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये प्रोग्राम में क्या होगा सर? उसमें ये 300 अरब रुपए का प्रोग्राम था जो 5 साल में 300 अरब रुपए खर्च होना है, और उसमें ये 5 जो मेजर क्रॉप्स हैं उनकी पैदावार बढ़ाने के मुख्तलिफ टूल्स, वीट, गन्ना, शुगर केन, मेज, राइस, वेजिटेबल, ऑल सीड्स, जी ठीक है, वेजिटेबल एंड ऑल सीड्स, जी ठीक है। और इन इनिशिएटिव्स में हमने मुख्तलिफ इंसेंटिव्स दे रहे हैं। ठीक है सर। हम इसमें फार्म मशीनरी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम फार्म मशीनरी नहीं आई, हमने ट्रैक्टर ले लिया, ट्यूबवेल लगा लिया, हमने समझा कि हम मैकेनाइज हैं। हम इस मशीनरी को भी सब्सिडाइज रेट पे देंगे? हम मशीनरी जो है 50% कॉस्ट पे दे रहे हैं। एक आखिरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है ये सारा इंटरव्यू के बाद, सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद, कि बहुत जल्दी खुदा न खास्ता खाकम बदन कि कोई गंदम का बहरान क्रिएट हो जाएगा। होगा? नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा। बाहर से मंगवानी, अल्लाह पाक करम रखे। आमीन। बाहर से तो नहीं मंगवानी पड़ेगी फिर? बाहर से उम्मीद है नहीं मंगवानी पड़ेगी। अच्छा। और मेन जो इशू होता है ना, हमारे बॉर्डर्स एंड फॉरेस्ट, जी ठीक है, और जब भी हमारे यहाँ कीमत गंदम की कम होती है तो ये निकलती है बाहर, तो असल इश्यूज ये हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नारिंद, आपने तमाम बातें सुनी और तमाम जो एक्सपीरियंस हमने किया आपके साथ शेयर किया। मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद थे, उन्होंने उन तमाम बातों का जवाब दिया जो किसानों ने पूछी या जो हमने पूछी। और बात जो सिर्फ ख़त्म होती है वो यहाँ पर आके होती है कि कंट्रोल
चीज़ों के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत वक्त का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माफियाज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत की नीयत अगर साफ़ भी है, हुकूमत अच्छी नीयत से काम भी कर रही है, लेकिन हुकूमत की जो तमाम फैसिलिटीज़, जो तमाम उनकी पैकेजेस हैं, जो तमाम रिलीफ है, वो लोगों तक जब पहुँचना शुरू होता है तो दरमियान में कहीं उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, उसको ख़राब कर दिया जाता है और वो किसान तक पहुँच नहीं पाता। इस तरह किसान जो उनसे है वो रो रहा है, वो रोता ही रह जाएगा, और जो हुकूमत है उसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत अच्छे काम किए हैं और वो अपने काम जो उनसे बताती रह जाएगी। तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें जो दरमियान का माफिया है, इस पे हाथ डालने की अशद ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।